Hello students, today we will continue with chronic inflammation. Chronic inflammation is also known as chronic systemic inflammation. In this type of inflammation, the inflammatory immune responses are prolonged duration that may lead to the tissue damage. जो chronic inflammation है, chronic inflammation का हमें पता है, जो chronic inflammation होती है, जो उसका ड्यूरेशन रहता है, टाइम रहता है, वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, ज़्यादा टाइम के लिए होती है. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टिश्यू डैमेज है, टिश्यू डैमेज ये शुरू कर देती है. क्रोनिक इन्फ्लामेशन को हम एक्यूट इन्फ्लामेशन से डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. जो एक्यूट इन्फ्लामेशन रहती है उसका जो ड्यूरेशन रहता है वो स्मॉल रहता है, और जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है ये लॉन्ग लास्टिक इन्फ्लामेशन होती है, इसलिए इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम दी क्रोनिक इन्फ्लामेशन. एंड जो आपका ये एक्सटेंशन टाइम जो है ये डिपेंड करता है कि कौन सा कॉजेटिव एजेंट इन्वॉल्व है. हमारी बॉडी आपका जो कॉजेटिव एजेंट है उसके अगेंस्ट कैसे बिहेव कर रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि इन्फ्लामेशन एक्यूट होगा या फिर क्रोनिक होगा. अगर बॉडी ने कॉजेटिव एजेंट को जल्दी से बॉडी से एलिमिनेट कर दिया, जैसे ही एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन स्टॉप हो जाएगी. अगर बॉडी ने एलिमिनेट उसको नहीं किया तो जो इन्फ्लामेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है. तो ये एक्सटेंशन जो है क्रोनिक इन्फ्लामेशन का ये डिपेंड करता है कॉजेटिव एजेंट पे, एंड जो हमारी बॉडी अटेम्प्ट करती है एमिलियोरेट करने का, बॉडी से क्लीन अप करने का उस पर्टिकुलर कॉजेटिव एजेंट को, उस पर डिपेंड करता है कि जो इन्फ्लामेशन है वो कितना क्रोनिक होगा. Chronic inflammation may develop as a progression from acute inflammation. सबसे पहले अगर कोई इंजरी हुई है बॉडी में, हमने बोला इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज आते हैं, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं कि जो आपका बॉडी टिश्यू डैमेज हो रहा है उसको ये हील करने में हेल्प करते हैं. तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो है वो कैसे डेवलप होता है, जब एक्यूट इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाती है. ठीक है, जो स्टिमुलाई है, जो पॉजिटिव एजेंट है, दैट गेट परसिस्ट और देयर इज रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन. पॉजिटिव एजेंट परसिस्ट कर रहा है बॉडी में, और जो एक्यूट इन्फ्लामेशन के एपिसोड्स हैं वो रिपीटेडली आ रहे हैं, दैट विल लीड टू दी क्रोनिक इन्फ्लामेशन. जब एक्यूट इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगी तो वो क्या करेगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन शुरू कर देगा. देयर आर सम कॉमन फीचर्स ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन. दीज फीचर्स depend upon the tissue involved as well as the causative organism. जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के जो फीचर्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व हुआ है, कौन सा कॉजेटिव एजेंट है जो इन्फ्लामेशन कॉज करवा रहा है, तो उसके बेसिस पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज आते हैं. और जो ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज आएंगे इनमें क्या रहेगी, सिमिलैरिटीज़ रहेगी. जो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट उन टाइप्स में क्या होता है, सिमिलैरिटीज़ रहती है. ठीक है, तो जो कॉमन फीचर्स है क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है वहाँ पे जो कॉमन फीचर्स आते हैं डिफरेंट टाइप्स की जो इन्फ्लामेशन होती है उसके अंदर जो कॉमन फीचर्स है दैट आर मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फ्लामेशन, necrosis and tissue destruction and proliferative changes. These are the common features of the chronic inflammation. वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फ्लामेशन. मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फ्लामेशन में क्या होगा, जो पॉजिटिव एजेंट है उसका जो क्लियरेंस होगा बॉडी से वो किसकी हेल्प से होगा, जो आपके लिम्फॉइड एंड फेगोसाइटिक सेल्स हैं. दे स्टार्ट इनफिल्ट्रेशन ऑफ दी infiltration of the chronic inflammatory lesions. लीजन्स क्या होते हैं, घाव. ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर टिश्यू, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में लीजन्स की फॉर्मेशन होना मीन्स वहाँ पे घाव बने हैं छोटे छोटे, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं.
तो उन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज को, जो वो लीजन्स फॉर्म हुए हैं, उनकी इन्फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं लिम्फॉइड एंड फेगोसाइटिक सेल्स, जो आपके सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स होते हैं, एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। ये हेल्प करते हैं इन लीजन्स के रिमूवल में, इन्फिल्ट्रेशन में। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स होते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन में, दैट इज़ मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन में, क्योंकि मैक्रोफेजेस का क्या काम होता है? मैक्रोफेजेस जो आपका इन्फेक्शियस एजेंट होता है उसके बॉडी से रिमूवल में हेल्प करते हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस की फॉर्मेशन किससे होती है? मोनोसाइट्स से। हमने एक्यूट इन्फ्लामेशन पढ़ा तो हमने वहाँ पे पढ़ा था जो मोनोसाइट्स है वो ट्रेवल करते हैं एंड एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर स्पेसेस में जब एंटर करते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में। और जैसे ही मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन होती है, ये क्या करेगा? फर्दर साइटोकाइंस को एक्टिवेट करता है, एंडोटॉक्सिन्स को एक्टिवेट करता है, जो कुछ बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस का रिलीज करते हैं और अल्टीमेटली क्या करेंगे? जो टिश्यू डैमेज हुआ है वहाँ पे ये रिपेयर करवाएंगे एंड जो पॉजिटिव एजेंट है उनको बॉडी से रिमूवल में हेल्प करेंगे। तो मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फ्लामेशन में क्या हुआ कि जो आपके लिम्फॉइड और फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, बेसिकली वो इन्वॉल्व होते हैं जो लीजन्स की, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लीजन्स की बॉडी से इन्फिल्ट्रेशन करवाते हैं। सेकंड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन में, वो है आपके मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस की फॉर्मेशन कब होती है? जो मोनोसाइट्स है वो चेंज होते हैं मैक्रोफेजेस में। ठीक है, मैक्रोफेजेस जैसे ही एक्टिवेट होते हैं, मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन के बाद साइटोकाइंस की एक्टिवेशन होती है। ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं। साइटोकाइंस एक्टिवेट होंगे, एंडोटॉक्सिन्स एक्टिवेट होंगे, एंडोटॉक्सिन्स एक्टिवेट होंगे तो वो कुछ और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस को एक्टिवेट करेंगे। हम इन बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस एक्टिवेट होते हैं, जो अल्टीमेटली क्या करवाएंगे? टिश्यू डिस्ट्रक्शन करवाएंगे, न्यू वेस्क्युलराइजेशन मतलब न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करवाएंगे एंड फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस भी क्या हुआ? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन में होगा तो ये और ज़्यादा वर्स कर देता है। अगर पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन में फाइब्रोसिस हो जाती है तो जो डिजीज़ है वो और ज़्यादा वर्स हो जाती है। अगर कहीं पे हमें फॉर एग्जाम्पल इंजरी हुई है, वहाँ पे टिश्यू की फिर से रीजनरेशन होती है तो वहाँ पे फाइब्रोसिस ज़रूरी है। फाइब्रोसिस में क्या होगा? जो फाइब्रस टिश्यूज़ है वो प्रोलिफरेट करना शुरू करते हैं, तो वो डिपेंड करेगा। ठीक है, जो इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज अगर बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं तो वो टिश्यू को डैमेज करता है। अदरवाइज इन्फ्लामेशन का फंक्शनल रोल रहता है कि जब इन्फ्लामेशन होगी तब हमारी बॉडी को पता लगेगा, हमें पता लगेगा कि ये वाले टिश्यू में, ये वाले ऑर्गन पे हमें पेन हो रहा है, तो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज की ही रीजंस होते हैं कि हमें पेन हो रहा है। तो वो डिपेंड कर रहा है कि पैथोफिजियोलॉजिकल भी हो सकती है एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी हो सकती है। सेकेंड स्टेप ऑफ क्रोनिक, जो आपके कॉमन फीचर्स हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन में, उसमें सेकेंड जो कॉमन फीचर है दैट इज निक्रोसिस एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन। जो आपका जब क्रोनिक इन्फ्लामेटरी जो लीजन्स होते हैं वो अल्टीमेटली क्या करते हैं? जब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज आएंगे, अगर क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज है और वहाँ पे लीजन्स प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे? जहाँ पे ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन और निक्रोसिस की प्रोसेस को एक्टिवेट कर देंगे। जो ये टिश्यू डिस्ट्रक्शन और निक्रोसिस होगा ये किसके थ्रू होगा? आपका जो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हुए हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन तो होगी। मैक्रोफेजेस क्रोनिक इन्फ्लामेशन में मेन सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस। जब ये मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं, अगर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा है, लीजन्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे? वहाँ से इन्फ्लामेटरी टिश्यूज़ को या फिर जो डैमेज्ड टिश्यू है उनको रिमूव करवाने में हेल्प करेंगे। अब रिमूवल कैसे होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ निक्रोसिस। और जो टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे भी ये निक्रोसिस करवाते हैं। तो जो ये मैक्रोफेजेस है, ये निक्रोसिस और डिस्ट्रक्शन, टिश्यू डिस्ट्रक्शन कैसे होगा? क्योंकि मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? मैक्रोफेजेस स्टार्ट एक्टिवेशन ऑफ द इलास्टेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस। दीज आर द एंजाइम्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द निक्रोसिस एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन। थर्ड इज प्रोलिफरेटिव चेंजेस।
देयर इज द प्रोलिफरेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, फाइब्रोब्लास्ट्स, इनमें प्रोलिफरेशन होगी, दैट विल ऑल्सो रिजल्ट इन द नेक्रोसिस and ultimately result in the formation of inflammatory granulation tissue. ग्रैन्युलेशन टिश्यूज़ कौन से टिश्यूज़ होते हैं? जहाँ पे आपका वुंड फॉर्म हुआ है वहाँ पे ग्रैन्युलेशन टिश्यूज़ एक्टिवेट होते हैं। ग्रैन्युलेशन टिश्यूज़ एक्टिवेट करके क्या करते हैं? आपका ये बेसिकली न्यू कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं एंड माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करते हैं जहाँ पे वुंड हीलिंग होनी है। मीन्स ये हेल्पफुल होते हैं वुंड को फिल करने में। अगर कहीं इंजरी हुई है उस इंजरी को प्रोटेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं इंजरी होती है, हम गिर जाते हैं, कट लग जाता है, तो वहाँ पे एक अलग से डेड सेल की एक लेयर सी आ जाती है, तो वो क्या है? वहाँ पे वुंड हीलिंग हो रही है, हमारी बॉडी का वो रिस्पॉन्स है उस पर्टिकुलर वुंड के लिए। तो वहाँ पे जो टिश्यू डेवलप होते हैं दैट इज़ ग्रैन्युलेशन टिश्यूज़। ये वुंड हीलिंग की प्रोसेस में हेल्प करते हैं और जो वुंड हुआ है उसको फिल करते हैं। चाहे वो वुंड कितना भी बड़ा हो, उसकी फिलिंग कौन करवाते हैं? आपके ग्रैन्युलेशन टिश्यूज़। ठीक है, तो थर्ड इज प्रोलिफेरेटिव चेंजेस। प्रोलिफेरेटिव चेंजेस में क्या होगा? प्रोलिफेरेशन होगी और इन्फ्लामेटरी ग्रैन्युलेशन टिश्यूज की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अगर हम नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात करें तो यहाँ पे जो आपका कोई इरिटेटिव सब्सटेंस है वो एक नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल जो आपके क्रोनिक अल्सर्स होते हैं, अल्सर्स के केस में भी क्या होता है? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो जो वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन होगी और साथ के साथ में वहाँ पे हीलिंग भी होगी, फाइब्रोसिस की प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे हीलिंग भी होगी, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही इन्फ्लामेशन हुई जो ग्रैन्युलेशन टिश्यूज़ है वो फॉर्म हो जाएंगे। ग्रैन्युलेशन टिश्यूज़ फॉर्म होंगे तो ये फॉर्म होके क्या करेंगे? हीलिंग करवाएंगे, फाइब्रोसिस करवाएंगे और अल्टीमेटली हीलिंग करवाएंगे। तो जो इस टाइप की इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज है वो कहाँ पे आ रहे हैं? आपके क्रोनिक अल्सर्स के केस में। सेकेंड इज स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन। जो स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन है दिस इज करेक्टराइज्ड बाय द हिस्टोलॉजिकल रिस्पॉन्स। हिस्टोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस होता है पर्टिकुलर इंजरियस एजेंट का इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, जो हिस्टोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, हिस्टोलॉजी करते हैं हम बेसिकली सेल्स की, उसमें कुछ डाइज यूज़ करते हैं और माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देखते हैं कि पर्टिकुलर सेल्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जहाँ पे स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है वहाँ पे हिस्टोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आते हैं। हिस्टोलॉजिकल क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज डिवाइडेड इनटू क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इस टाइप की इन्फ्लामेशन में क्या होगा? नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी सेल्स की इनफिल्ट्रेशन होगी। फॉर एग्जांपल लंग एब्सेस, लंग्स में एब्सेस की फॉर्मेशन होना। एब्सेस क्या होता है? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी और पस सेल्स की फॉर्मेशन होगी, कैविटीज़ फॉर्म होगी टिश्यूज़ में, तो वो हम हिस्टोलॉजिकली उन चेंजेस को देख सकते हैं। सेकेंड इज क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। जो क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन है, इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोमा। ग्रेन्युलोमाज फॉर्म होते हैं फॉर एग्जांपल इन ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी। जो ये दोनों डिजीजेज है इनमें क्या होता है? ग्रेन्युलोमेटस डिजीजेज है, एक ग्रेन्युलोमा फॉर्म होना शुरू हो जाता है। ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन में क्या होता है? जो ग्रेन्युला होता है, स्मॉल टाइनी लीजन्स जो है वो दिखाई देते हैं बेसिकली। ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी में जब हम हिस्टोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो वहाँ पे स्मॉल टाइनी लीजन्स और कैविटीज़ सी फॉर्म होती है। तो वो कैसे पता लगेगा हमें कि वहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रेन्युलोमा फॉर्म हो रहा है। बेसिकली जो ये ग्रेन्युलोमा फॉर्म होता है इसमें जो आपके मैक्रोफेजेस हैं वो हेल्प करते हैं। डिफरेंट टाइप के सेल्स जो है एक मास सा फॉर्म करते हैं।
कौन से सेल्स? आपके एपिथेलॉइड सेल्स। जो एपिथेलॉइड सेल्स हैं, लिम्फॉइड सेल्स हैं, वो ग्रेन्युलोमा की फॉर्मेशन करते हैं। और जहाँ पे ग्रेन्युलोमा फॉर्म होता है वहाँ पे जाइंट सेल्स भी होते हैं, नेक्रोसिस भी होती है और फाइब्रोसिस की प्रोसेस भी होती है। ठीक है, तो ग्रेन्युलोमा में क्या हो रहा है? बेसिकली ग्रेन्युलोमा में आपके जो टाइनी लीजन्स हैं वो फॉर्म होते हैं और एपिथेलॉइड सेल्स के एक मास सा फॉर्म होना शुरू हो जाता है, दैट इज ग्रेन्युलोमा। मतलब स्मॉल एरिया में इन्फ्लामेशन हो रही है। अगर कहीं कोई इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, आगे इन्फ्लामेशन होगी पर्टिकुलर स्मॉल एरिया में, तो वहाँ पे एक ग्रेन्युलोमा सा फॉर्म होगा। ठीक है, लीजन्स फॉर्म होंगे, दैट इज ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। तो ये ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन कहाँ पर होती है? ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी में। ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी को हम बोलते हैं कि दिस इज अ ग्रेन्युलोमेटस डिजीज, क्योंकि ग्रेन्युलोमा की फॉर्मेशन होती है। अब ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन जहाँ होता है तो वहाँ पे जाइंट सेल्स होते हैं, नेक्रोसिस भी होती है और फाइब्रोसिस भी होती है। जो ये जाइंट सेल्स हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय दी फ्यूजन ऑफ एडजेसेंट एपिथेलॉइड सेल्स। एपिथेलॉइड सेल्स जो है वो बेसिकली ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सेल्स क्या कर रहे हैं, इनका फ्यूजन होगा। जब फ्यूजन होगा तो इस टाइप के सेल्स में 20 और मोर देन 20 न्यूक्लियाइज की फॉर्मेशन होती है। निक्रोसिस भी होगा। अब टिश्यू डैमेज हो रहा है, इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है, टिश्यू डैमेज हो रहा है, तो वहाँ पे निक्रोसिस की प्रोसेस भी होगी, क्योंकि ग्रेन्युलोमा फॉर्म हुआ है तो निक्रोसिस भी होगा। फाइब्रोसिस ऑल्सो अकर्स देयर बिकॉज जो फाइब्रोब्लास्ट है उनकी प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगी। जब ग्रेन्युलोमा फॉर्म होगा तो फाइब्रोब्लास्ट्स जो हैं वो प्रोलिफरेट करना शुरू करेंगे और फाइब्रोसिस की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस ऑफ ग्रेन्युलोमा। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला जो ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़ है दैट इज़ लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस। अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस में जो सेल इंजरी होती है दैट अकर ड्यू टू दी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। दिस इज़ द कॉजेटिव एजेंट फॉर दी ट्यूबरक्लोसिस। अब जब ये एजेंट एयर के थ्रू अगर हमारे लंग्स में एंटर करता है तो अगर हमारा बॉडी इसको डाइजेस्ट करने में फेल हो जाए तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज आएंगे। एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज आना शुरू होंगे क्योंकि दिस इज द फॉरेन एजेंट फॉर आवर बॉडी। ये क्या है, एक फॉरेन पार्टिकल है। ये फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर हुआ है। अब जो डाइजेशन होना था इसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ तो मीन्स वीक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज आने शुरू होंगे। वीक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज आएंगे तो वहाँ पे मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन होगी। मैक्रोफेजेस जब एक्टिव होते हैं तो वो क्या करते हैं, इस इंजरियस एजेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जो इंजरियस एजेंट है, अगर हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ये पर्सिस्ट हो जाता है, बॉडी में ही पर्सिस्ट हो जाता है। अब पर्सिस्टेंस जब हुई इस इंजरियस एजेंट की तो दो कंडीशंस हो सकती है। एक कंडीशन ये कि ये बॉडी में प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी जो है स्लोली इसको डाइजेस्ट करना शुरू करेगी। या फिर सेकंड कंडीशन क्या होते हैं, जो हमारे फाइटर सेल्स है दैट इट्स टी सेल्स मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो जाएंगे। टी सेल्स की एक्टिवेशन होगी और ये टी सेल्स क्या करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेंगे। जब ये एक्टिवेशन होगी और ये डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होगी तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, फिर से मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करना शुरू करेगा। टी सेल्स की फर्दर प्रोलिफरेशन होगी, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे तो ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, आपका जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे एंड जो एपिथेलॉइड सेल्स हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी। एपिथेलॉइड सेल्स ट्रांसफॉर्म होना शुरू होंगे, जाइंट सेल्स की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी, फाइब्रोब्लास्ट्स की सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगी, साइटोकाइंस एक्टिवेट हो जाएंगे जो अल्टीमेटली क्या करेंगे, एक ग्रेन्युलोमा फॉर्म करेंगे। मतलब वहाँ पे टाइनी लीजन्स आए हैं। जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हमारी बॉडी उसको रिमूव नहीं कर पा रही है। तो जब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज आएंगे तो इन्फ्लामेशन जब होगी तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज तो पॉजिटिव आएंगे कि उस
इन्फेक्शियस एजेंट को बॉडी से रिमूव करना है, बट वो एजेंट क्या है, पर्सिस्ट हुआ है हमारी बॉडी में। अब पर्सिस्ट हुआ है मतलब हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट है, तो जो टी सेल्स है, टी सेल्स अल्टीमेटली एक्टिव होके फिर से मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे। अब मैक्रोफेजेस क्या करेगा, इस इन्फेक्शियस एजेंट ने धीरे धीरे लंग्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया है, जो टिश्यूज़ है वो इन्फेक्ट होना शुरू हो गए हैं। जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे एपिथेलॉइड सेल्स की एक्टिवेशन होगी, फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगी। फाइब्रोसिस एक ऐसी प्रोसेस है, रीजनरेशन में भी हेल्प करती है, रिपेयर में हेल्प करती है। तो रिपेयर करने के लिए फाइब्रोसिस एक्टिवेट हो जाएगा, फाइब्रोसिस का प्रोसेस एक्टिवेट होगा। बट जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो कैसा है, पर्सिस्ट है। तो वहाँ पे अल्टीमेटली जब ये सारी की सारी प्रोसेस होगी तो एक ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होगा। ग्रेन्युलोमा मैंने बोला कि ग्रेन्युलोमा क्या होता है, जहाँ पे स्मॉल एरिया में इन्फ्लामेशन हुई है, किसी इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शियस एजेंट रीज़न है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट क्या है आपका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या करेगा, ये फर्दर ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन करवाएगा। मीन्स इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट होंगे, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो सेल्स है वो प्रोलिफरेट करना शुरू करेंगे और एक ग्रेन्युलोमा की फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट इज फैक्टर्स विच प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोमा। ग्रेन्युलोमा की फॉर्मेशन को जो फैक्टर्स प्रमोट करते हैं, दैट आर प्रेजेंस ऑफ पुअरली डाइजेस्टिव इरिटेंट्स। डाइजेस्टिव इरिटेंट्स का क्या काम होगा, जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे। और सेकेंड इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ऑफ द इरिटेंट। सेल मीडिएट इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएंगी, टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जो फर्दर दूसरे सेल्स की प्रोलिफरेशन शुरू करेंगे और अल्टीमेटली ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन को प्रमोट करेंगे। Systemic effect of chronic inflammation. There are certain systemic effects of chronic inflammation that include fever, anemia, leukocytosis and amyloidosis. Means जो amyloid प्रोटीन है वो एक्सेसिवली फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। ये एक एबनॉर्मल प्रोटीन है, एबनॉर्मल फॉर्मेशन होगा अमाइलॉइड प्रोटीन का। नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइट्स मीन्स WBCs, जो WBCs का काउंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। फर्स्ट इज कॉजेटिव एजेंट। अगर हम एक्यूट इन्फ्लामेशन में बात करें तो पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, कोई भी पैथोजन या फिर इंजरियस टिश्यू जब बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी जो है वो एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देना शुरू करेगी। एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन के लिए जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज पर्सिस्टेंट एक्यूट इन्फ्लामेशन। जब एक्यूट इन्फ्लामेशन पर्सिस्ट करेगी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तो वो क्या करेगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन को एक्टिव करेगा। सेकेंड इज मेजर सेल्स इन्वॉल्व। अगर हम एक्यूट इन्फ्लामेशन की बात करें तो इसमें न्यूट्रोफिल्स बेसिकली एक्टिवेट होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि न्यूट्रोफिल जो है वो एंडोथेलियल सेल्स पे माइग्रेट करना शुरू करेंगे, माइग्रेट करेंगे तो फर्दर जो है मोनोसाइट्स की एक्टिवेशन होगी और मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन होगी इन केस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन के केस में क्या होगा, जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स है लाइक मैक्रोफेजेस, lymphocytes, plasma cells, fibroblasts, these are the major cells that are involved in the chronic inflammation. Third is primary mediator. जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर बेसिकली एक्यूट इन्फ्लामेशन के केस में कौन से होते हैं, वेसो एक्टिव एमीन्स एंड इकोसेनॉइड्स। दीज आर दी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स इन केस ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन। और अगर हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जो साइटोकाइंस होते हैं, साइटोकाइंस आर दी प्राइमरी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स इन क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अल्टीमेटली ग्रोथ फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन के केस में। देन जो ऑनसेट ऑफ एक्शन रहता है वो इमीडिएट होता है, जैसे ही कोई इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी में एंटर करेगा और इन्फेक्शन शुरू करेगा तो एक्यूट इन्फ्लामेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। तो जो रिस्पॉन्स आएगा एक्यूट इन्फ्लामेशन का वो इमीडिएट रहता है। एंड जो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो डिलेड होते हैं। देन ड्यूरेशन, जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है इट लास्ट्स फॉर फ्यू डेज एंड दिस क्रोनिक इन्फ्लामेशन मे लास्ट फॉर द मंथ्स और ईयर्स। देन आउटकम, जो आउटकम रहता है एक्यूट इन्फ्लामेशन का दैट इज हीलिंग।
कि अगर स्मॉल टाइम के लिए इन्फ्लामेशन हुआ है और वो क्या करेगा, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है उसको बॉडी से रिमूव करेगा और हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा। एंड एब्सेस फॉर्मेशन, एब्सेस फॉर्म होगा, और क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ये आउटकम हो सकते हैं आपके एक्यूट इन्फ्लामेशन के। अगर हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात करें तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन का आउटकम क्या होगा, टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड फाइब्रोसिस। जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन कब होगी, जब इन्फेक्शियस एजेंट जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करेगा और उसने क्या किया, पर्टिकुलर टिश्यू को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है, तो वहाँ पे नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस होगा तो वो क्या करेगा, टिश्यू डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा कि टिश्यू को बॉडी से रिमूव करवाएगा। टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगी यहाँ पे, और फाइब्रोसिस, जो फाइब्रस टिश्यू है उनकी प्रोलिफरेशन। दिस इज द आउटकम ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्रोनिक इन्फ्लामेशन। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।